हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। और आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो बहुत से शॉर्ट नोट्स इसके ऊपर देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए आज के लेक्चर में अपन पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन थ्रोम्बोसिस और हीमोस्टेसिस के बीच में डिफरेंसेस की बात करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हीमोस्टेसिस और थ्रोम्बोसिस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर ये पता होगा तो ही आपको थ्रोम्बोसिस समझ आ सकता है। इसके बाद अपन बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ थ्रोम्बोसिस की, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आर्ट्रियल और वीनस थ्रोम्बाई के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा एंटीमॉर्टम थ्रोम्बस और पोस्टमॉर्टम क्लॉट के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। ये वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पैथो के लिए तो नहीं है। इसके बाद अपन फेट ऑफ थ्रोम्बस की बात करेंगे, और फेट ऑफ थ्रोम्बस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक्स पे अपने आप में एक शॉर्ट नोट बन सकता है, या थ्रोम्बोसिस के ऊपर शॉर्ट नोट बन सकता है, या थ्रोम्बोसिस के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। और अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं थ्रोम्बोसिस की। किसकी बात कर रहे हैं? थ्रोम्बोसिस की। अब देखिए थ्रोम्बोसिस होता क्या है कि सपोज अपन कह रहे हैं कि ये अपनी क्या है, एक ब्लड वेसल है, और ये अपनी ब्लड वेसल की क्या है, एंडोथेलियल लाइनिंग है। ये क्या है? अपनी ब्लड वेसल की एंडोथेलियल लाइनिंग है। अब अगर अपन देखें कि सपोज इस वाले पार्ट पे कोई एंडोथेलियल इंजरी हो गई, क्या हो गई? कोई एंडोथेलियल इंजरी हो गई। और अगर इंजरी हो गई तो यहाँ से फिर क्या होने लगी? ब्लीडिंग होने लगी। ब्लीडिंग होने लगी। और अब इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपने को पता है अपनी बॉडी के अंदर क्या चलता है, कोएगुलेशन का मैकेनिज्म चलता है, हीमोस्टेसिस का मैकेनिज्म चलता है। तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए यहाँ पे एक मास का फॉर्मेशन होगा, जिससे अपन कहेंगे क्लॉट, या फिर अपन उसे कहते हैं हीमोस्टैटिक प्लग। क्या कहते हैं? हीमोस्टैटिक प्लग। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को अपन कहते हैं हीमोस्टेसिस। क्या कहते हैं? हीमोस्टेसिस। जो कि क्यों हुआ? क्योंकि बॉडी में ब्लीडिंग हुई, और उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हीमोस्टेसिस हुआ। लेकिन अब यही चीज मानो कि वापस से अपन देख रहे हैं, ये अपनी ब्लड वेसल है, और यह एंडोथेलियम की लाइनिंग है, ब्लड वेसल की एंडोथेलियल लाइनिंग है। अब अपन देखें तो क्या यहाँ पे कोई भी एंडोथेलियल इंजरी नहीं हुई है, कोई भी एंडोथेलियल इंजरी यहाँ पे नहीं हुई है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है। बट उसके बावजूद अपन देखें तो इस इंटेक्ट ब्लड वेसल के अंदर, इंटेक्ट ब्लड वेसल का मतलब है कि कुछ भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी अपन देखें तो यहाँ पे एक सॉलिड मास का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया है? एक सॉलिड मास का फॉर्मेशन हो गया है। और इस सॉलिड मास के फॉर्मेशन के प्रोसेस को अपन कहते हैं थ्रोम्बोसिस। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस। और ये सॉलिड मास को अपन कहते हैं थ्रोम्बस। क्या कहेंगे? थ्रोम्बस। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया कि हीमोस्टेसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी में ब्लीडिंग हुई और एंडोथेलियल इंजरी हुई। लेकिन थ्रोम्बोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि अपन देखें कि एंडोथेलियल लाइनिंग जो है वो ब्रेक नहीं हुई है, एंडोथेलियम इंटेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी अपन देखें तो एक सॉलिड मास का फॉर्मेशन हो रहा है। इतना एक बेसिक आइडिया लगा। तो ऑब्वियस बात है कि अगर मास बिना मतलब ही बनेगा तो ये ब्लड फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, ब्लड फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, और बहुत सी फिर दिक्कतें हो सकती है। तो थ्रोम्बोसिस अपन कह सकते हैं कि क्या है, एक हार्मफुल कंडीशन है, हाँ कि ना। लेकिन वहीं जो हीमोस्टेसिस है वो एक यूजफुल कंडीशन है, हाँ कि ना। चलो, अब अपन और डिफरेंसेस देखते हैं हीमोस्टेसिस और थ्रोम्बोसिस के बीच में। ये टेबल देखिएगा, ये टेबल मैं एक बार आपको अभी बता रहा हूँ, फिर जब अपन पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगा। एक बार फटाफट आप ये टेबल देखिएगा कि अपन कह रहे हैं हीमोस्टेसिस जो है वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, और जहाँ पे ब्लड जो है वो एक क्लॉट का फॉर्मेशन कर रहा है, और उस क्लॉट को अपन क्या कहते हैं? हीमोस्टैटिक प्लग कहते हैं। और ये क्यों हो रहा है? ब्लीडिंग को रोकने के लिए हो रहा है। लेकिन जो थ्रोम्बोसिस होता है वो एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जहां पे इंटेक्ट ब्लड वेसल के अंदर ही एक क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक सॉलिड मास का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे अपन थ्रोम्बस कहते हैं। ठीक है, हीमोस्टेसिस कब होगा? जब एंडोथेलियम इंजर्ड होगी, एंडोथेलियल लाइनिंग की ब्रेकिंग होगी, और साथ में अपने को ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन थ्रोम्बोसिस कब होगा? जब एंडोथेलियम इंटेक्ट होगा बट डिसफंक्शनल हो सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि एंडोथेलियम इंजरी नहीं हुई है, एंडोथेलियल इंजरी नहीं हुई है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, बट डिसफंक्शनल एंडोथेलियम हो सकती है थ्रोम्बोसिस के अंदर। चलिए, हीमोस्टेसिस जो है वो प्रोटेक्टिव होता है, यूजफुल फंक्शन है। तो जो ना थ्रोम्बोसिस है वो हार्मफुल होगा बॉडी के लिए। इसके अलावा अपन देखिए हीमोस्टेसिस कहाँ होगा? जहाँ पे भी अपन देखें कि वेस्कुलर इंजरी होगी वहाँ होगा। लेकिन थ्रोम्बोसिस कहाँ होगा? वो ब्लड वेसल्स के अंदर होगा, जैसे कि आर्टरीज के अंदर हो सकता है, वेन्स के अंदर हो सकता है, कैपिलरीज के अंदर हो सकता है, या फिर हार्ट के अंदर हो सकता है। तो जहाँ पे हो रहा है ना, उसी बिहाफ पे थ्रोम्बोसिस के कई सारे टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि आर्ट्रियल थ्रोम्बाई बनेगा, वीनस थ्रोम्बाई बनेगा, कैपिलरी थ्रोम्बाई बनेगा, या कार्डियक थ्रोम्बाई बनेगा। ये अपन इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे भी। इसके अलावा देखिए कि अगर अपन पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जो हीमोस्टेसिस होता है इसके अंदर प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और कोएगुलेशन कैस्केड जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन यही अगर अपन बात करें थ्रोम्बोसिस के अंदर, तो थ्रोम्बोसिस के अंदर भी प्लेटलेट्स तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, साथ में कोएगुलेशन कैस्केड यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे दो चीजें और अपने को देखने को मिलेगी। एक तो अपने को अल्टर्ड ब्लड फ्लो देखने को मिलेगा, और एक हाइपर कोएगुलेबिलिटी देखने को मिलेगी। ये अपन पैथोफिजियोलॉजी में समझेंगे। तो जो पैथोफिजियोलॉजी चलती है थ्रोम्बोसिस की, वो वर्चुअल स्ट्राइड्स से चलती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अपन नीचे समझेंगे, अभी सिर्फ नाम याद रखो। इसके बाद देखिए कि अगर हीमोस्टेसिस
हीमोस्टैटिक प्लग बन रहा है तो उसका फेट क्या होगा, व्हाट विल बी द फेट। तो फिर क्लॉट का जो है वो रिमूवल हो जाता है आफ्टर बाय द फिब्रिनोलिसिस कि भाई आपके क्या था कि यहाँ पे एक मास का फॉर्मेशन हुआ टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग, और जब ब्लीडिंग रुक गई तो अपने को ये क्लॉट का रिमूवल करना जरूरी है, और इस क्लॉट का रिमूवल फिब्रिनोलिसिस से होता है इन द केस ऑफ हीमोस्टेसिस। लेकिन वहीं अगर अपन बात करें थ्रोम्बोसिस के केस में, तो जो थ्रोम्बस बनता है उसका फेट क्या होगा, तो वो प्रोपेगेट कर सकता है, वो ऑर्गेनाइज कर सकता है, वो एम्बुलाइज कर सकता है। ये सब अपन समझेंगे आज के लेक्चर में। अभी सिर्फ ये टेबल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट अपन और कह रहे हैं कि हीमोस्टेसिस और थ्रोम्बोसिस दोनों के अंदर ही 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, एक तो वेस्कुलर वॉल यानी कि जो एंडोथेलियम की अपन बात कर रहे हैं वो, इसके अलावा प्लेटलेट्स और कोएगुलेशन कैस्केड। ये देखिए मैंने ऊपर भी बोला कि प्लेटलेट्स और कोएगुलेशन कैस्केड जो है वो दोनों में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और समझ लीजिए कि थ्रोम्बोसिस जो हो रहा है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। क्यों भला थ्रोम्बोसिस लाइफ थ्रेटनिंग इसलिए हो सकता है क्योंकि थ्रोम्बस जो है वो इश्यमिक इंजरी कॉज कर सकता है। क्यों, क्योंकि अभी अपन ने कहा कि अगर एक मास का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये ब्लड फ्लो के अंदर क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। अगर ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो कोई भी अगर ऑर्गन है जिसमें ये ब्लड सप्लाई हो रही थी, इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई कम होगी, यानी कि इश्मीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। और दूसरा आता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ये अपन आज के लेक्चर में हल्का सा इंट्रोडक्शन लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन एम्बोलिज्म पढ़ेंगे ना वहां पे ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। बस इन 2 रीजंस की वजह से अपन देखें तो जो थ्रोम्बस बन रहा है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ये समझ आया। चलिए अब अपन बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ थ्रोम्बोसिस की। देखिएगा नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ थ्रोम्बोसिस। देखो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ थ्रोम्बोसिस की बात करें तो इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं वर्चुअस ट्रायड से। किससे, वर्चुअस ट्रायड से, जिसमें अपन देखें तो 3 चीजें अपने को देखने को मिलती है। कौन कौन सी, पहला तो अपने को देखने को मिलेगा एंडोथीलियल इंजरी, या फिर ज्यादा एक्यूरेट वर्ड होगा एंडोथीलियल डिसफंक्शन, या फिर अपन कह सकते हैं एंडोथीलियल डिसरप्शन। क्या कहेंगे, डिसरप्शन, ठीक है। सेकंड अपने पास आएगा ऑल्टर्ड ब्लड फ्लो। क्या बोला मैंने, ऑल्टर्ड ब्लड फ्लो, ओके। एंड द थर्ड वन विल बी हाइपर कोएगुलेबिलिटी, ठीक है। ये समझ आया। अब ये वाला एक डायग्राम आप देख सकते हो, इधर देखो कि भाई एंडोथेलियल इंजरी होगी तो उससे एबनॉर्मल ब्लड फ्लो देखने को मिल सकता है, एंडोथेलियल इंजरी होगी तो हाइपर कोएगुलेबिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन यही अगर अपन बात करें एबनॉर्मल ब्लड फ्लो से एंडोथेलियल इंजरी भी देखने को मिल सकती है, तो हाइपर कोएगुलेबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। और इसे ही अपन कहते हैं वर्चुअस ट्रायड। इसे ही क्या कहते हैं, वर्चुअस ट्रायड कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम आपको बना के आना है। रॉबिन्स का स्टैंडर्ड डायग्राम है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब एक एक करके अपन इनके बारे में बात करेंगे, एंडोथेलियल इंजरी, ऑल्टर्ड ब्लड फ्लो, हाइपर कोएगुलेबिलिटी के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो कौन कौन से पॉइंट्स है, इधर देखेंगे आप। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो एंडोथेलियल इंजरी होती है वो हीमोस्टेसिस कॉज करती है, और एंडोथेलियम जो है वो थ्रोम्बोसिस में क्या होगा, इंटेक्ट होगा, कोई इंजरी नहीं हो रखी होगी। तो थ्रोम्बोसिस फिर कब होगा, जब अपन देखें कि एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगा या एंडोथेलियल डिसरप्शन होगा, ठीक है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि हीमोस्टेसिस में क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, बार बार एक ही पॉइंट बोल रहे हैं, लेकिन थ्रोम्बोसिस में ब्लीडिंग नहीं होगी। चलो इसके अलावा जो 2 पॉइंट अपन ने बोले ऑल्टर्ड ब्लड फ्लो और हाइपर कोएगुलेबिलिटी, ये दोनों जो है वो सिर्फ और सिर्फ थ्रोम्बोसिस ही कॉज करते हैं, दे डू नॉट क्रॉस हीमोस्टेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑल्टर्ड ब्लड फ्लो और हाइपर कोएगुलेबिलिटी सिर्फ थ्रोम्बोसिस कॉज करेंगे, हीमोस्टेसिस कॉज नहीं करेंगे। और इसके अलावा प्लेटलेट्स और कोएगुलेशन सिस्टम जो है वो हीमोस्टेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो थ्रोम्बोसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इतना समझ आ गया। चलो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी की। देखो एंडोथेलियल इंजरी जो है वो हीमोस्टेसिस और थ्रोम्बोसिस दोनों में ही कॉमन है। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोनों के अंदर सेम मैकेनिज्म चलेगा, बस इतना सा डिफरेंस आप मान के चलिएगा कि अगर अपन देखें कि ये सपोज एंडोथेलियल लाइनिंग है और ये एंडोथेलियल लाइनिंग अगर ब्रेक हो गई है और ब्लीडिंग हो रही है तो ये हीमोस्टेसिस का मैकेनिज्म होगा। क्या होगा, हीमोस्टेसिस का मैकेनिज्म होगा। और यही अगर अपन देखें कि ये एंडोथेलियल लाइनिंग है और ये एंडोथेलियल लाइनिंग के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, इंटेक्ट एंडोथेलियम है और उसके बावजूद यहाँ पे एक मास का फॉर्मेशन होगा, तो उसे अपन कहेंगे थ्रोम्बोसिस। बस एक ही चीज़ है, लेकिन ये जो मास बनेगा दोनों के अंदर, दोनों का मैकेनिज्म सेम है। समझ आई चीज। चलो तो अब अपन समझते हैं कि भाई एंडोथेलियल इंजरी हुई तो एंडोथेलियल इंजरी किस वजह से हो सकती है। भाई एमआई के अंदर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर एंडोथेलियल इंजरी देखने को मिल सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर एंडोथेलियल इंजरी देखने को मिल सकती है ना, डायबिटीज मेलाइटिस में देखने को मिल सकती है, या अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो भी एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी एंडोथेलियल इंजरी देखने को मिल सकती है। बहुत से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एंडोथेलियल इंजरी होगी, दिस इज इंपॉर्टेंट कि भाई ये तुम्हारे ब्लड वेसल है, ये तुम्हारा अपन देखे कि एंडोथेलियम है, और यहाँ पे अपन ने कहा कि एंडोथेलियल इंजरी हो गई। अब अगर ये एंडोथेलियल इंजरी हो गई है तो क्या होगा, अगर ये एंडोथेलियल इंजरी हो गई तो इस एंडोथेलियम के नीचे ये जो अपन देखे कि क्या है,
एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है सब एंडोथेलियल टिश्यू का, जिसके अंदर बहुत से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कॉलेजन, जैसे कि अपन देखें कि आपके कॉलेजन के बाद अपन कह रहे हैं इलास्टिन, इलास्टिन के अलावा अपन कह सकते हैं ना फिब्रोनेक्टिन, इसके अलावा अपन कह सकते हैं लेमिनिन या फिर ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस। और ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स जो कि इस सब एंडोथेलियल टिश्यू के एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में होते हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स थ्रोम्बोजेनिक होते हैं। क्या होते हैं? थ्रोम्बोजेनिक होते हैं, यानी कि ये हीमोस्टेसिस और अपन देखें थ्रोम्बोसिस दोनों में ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और जब भी एंडोथेलियल इंजरी होगी और थोड़ी बहुत जब अपने को ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी? ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, तो ये जो ब्लड वेसल्स होती है, इनकी वेसल वॉल जो होगी, इनकी जो वेसल वॉल होगी वो वेजो कंस्ट्रक्शन करेगी। क्या करेगी? वेजो कंस्ट्रक्शन करेगी। क्यों ये वेजो कंस्ट्रक्शन कर रही है? ताकि जो ब्लड लॉस हो रहा है वो कम हो पाए, इसलिए वेजो कंस्ट्रक्शन करेगी। इतना समझ आया कि भाई इंजरी हुई तो ये जो अपन देखें कि कंपोनेंट्स है ये सबके सब थ्रोम्बोजेनिक है, और इसके अलावा ये जो वेसल वॉल होगी वो क्या करेगी? वेजो कंस्ट्रक्शन करेगी ताकि ब्लड लॉस कम हो पाए। ठीक है, इसके बाद अब आएगा रोल यहाँ पे प्लेटलेट्स का। यहाँ पे देखो प्लेटलेट्स का रोल आएगा। देखो प्लेटलेट्स के रोल के अंदर 3 चीज़ें होगी। कौन कौन सी? पहला तो अपन कहेंगे कि प्लेटलेट का एडेजन होगा। क्या होगा? प्लेटलेट का एडेजन होगा। दूसरा अपन कहेंगे प्लेटलेट का रिलीज होगा, यानी कि जो कुछ ग्रेन्यूल्स होंगे प्लेटलेट से वो रिलीज होंगे। और तीसरा अपन कहेंगे प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा। क्या होगा? एग्रीगेशन होगा। तीनों समझ आया कि भाई एडेजन, रिलीज और एग्रीगेशन कैसे होगा वो समझते। कि सपोज ये अपनी वही ब्लड वेसल है, ये अपनी क्या है? एंडोथेलियल लाइनिंग है। ठीक है, और यहाँ अपन कह रहे हैं कि भाई एंडोथेलियल इंजरी हो रखी है इन द केस ऑफ हीमोस्टेसिस। और वही अगर अपन देखें कि बात होगी थ्रोम्बोसिस की, तो ये एंडोथेलियल लाइनिंग जो इंटेक्ट रहेगी। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, बस जो प्रोसेस होगा वो बिल्कुल सेम ही चलेगा। कि सबसे पहले अपन देखें कि भाई एंडोथेलियल इंजरी हुई तो ये जो अपनी प्लेटलेट्स होती है ना, अपनी जो प्लेटलेट्स होती है इनके अंदर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसे अपन कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर। क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इस एंडोथेलियल साइट को रिकग्नाइज कर लेते हैं और फिर वो यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो ये जो अपन देखें कि एंडोथेलियल लाइनिंग है, यहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल्स होती है, यहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल्स होती है वो सेल्स रिलीज करती है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। क्या रिलीज करती है? वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। और ये जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर होते हैं ना, वो इन ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ में, इन ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स के साथ में अटैच हो जाते हैं। और ये जो अटैचमेंट हो रहा होता है इसे अपन कहते हैं प्लेटलेट एडेजन। क्या कहते हैं? प्लेटलेट एडेजन। ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ कि भाई प्लेटलेट्स आए, प्लेटलेट्स के ऊपर अपन देखें कि ग्लाइकोप्रोटीन 1b के रिसेप्टर्स है, और ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं इनके अंदर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स इन्होंने रिलीज कर रखे हैं, और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ और बाइंडिंग हो गई, जिसकी वजह से प्लेटलेट एडेजन हो गया। ठीक है, ये समझ आया। अब देखो, और ये जो प्लेटलेट एडेजन हुआ है या ये जो प्लेटलेट्स जो यहाँ पे आके अटैच हुए हैं इसे कहा जाता है प्राइमरी एग्रीगेशन। क्या कहेंगे? प्राइमरी एग्रीगेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन की। किस भाई वापस अपन कह रहे हैं कि ये अपनी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स में अपन कह रहे हैं कि अपनी क्या है? एंडोथेलियल लाइनिंग है। और यहाँ पे अभी अपन देखिए कि आपकी क्या आ गई है? प्लेटलेट्स आ गई है। क्या आ गई है? प्लेटलेट्स आ गई है, और जो कि इससे अटैच हुई हुई है। इससे एंडोथेलियल सेल्स के वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स से अपन देखें तो इनका अटैचमेंट हो रखा है। अब ये जो अटैचमेंट हो गया है इन्हें अपन कहेंगे एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। क्या कहेंगे? एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। और ये जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होते हैं वो दो तरीके के ग्रेन्यूल्स को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? दो तरीके के ग्रेन्यूल्स को रिलीज करते हैं, जिसमें एक तो होता है डेंस बॉडीज, तो एक होते हैं अल्फा ग्रेन्यूल्स। ज्यादा कॉमन कौन से है और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है? तो डेंस बॉडीज जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि डेंस बॉडी ग्रेन्यूल्स के अंदर एक तो आता है एडीपी, दूसरा अपन कहेंगे कैल्शियम। ठीक है, और बाकी अपन देखें तो सेरोटोनिन भी रिलीज होता है, हिस्टामिन भी रिलीज होता है, एपिनेफ्रिन भी रिलीज होता है, बट ये दो आपको याद रखने की डेंस बॉडीज होते हैं। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एडीपी जो है वो प्लेटलेट एक्टिवेटर होता है। क्या होता है? प्लेटलेट एक्टिवेटर होता है, यानी कि ये जो एडीपी है जो रिलीज होगा, ये यहाँ पे रिलीज होगा तो ये और ज्यादा प्लेटलेट्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो यानी कि एडीपी अपन देखें तो क्या है? प्लेटलेट एक्टिवेटर है। और कैल्शियम जो है वो कोएगुलेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये अपने को ऑलरेडी पता है। तो अभी अपन कोएगुलेशन का एस्केट समझेंगे तो अपने को समझ आ जाएगा। वहीं अगर अपन बात करें अल्फा ग्रेन्यूल्स, तो अल्फा ग्रेन्यूल्स के अंदर फिब्रिनोजन आ सकता है ना, फिब्रोनेक्टिन आ सकता है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर आता है। इसके अलावा अपन कह दें कि आपके थ्रोम्बोस्पोंडिन आते हैं। नाम याद रहे, अच्छी बात है, नहीं रहे तो अल्फा ग्रेन्यूल्स बस आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये रिलीज हो गए। अब अगर अपन देखें कि रिलीज हो गए, अब अगर एडीपी रिलीज हुआ है तो एडीपी रिलीज होने की वजह से ये एंडोथेलियल लाइनिंग थी, यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि अपने प्लेटलेट्स आके अटैच हुए हुए थे, है ना। और इन्होंने अब कुछ एडीपी रिलीज करे, तो इन एडीपी को रिलीज करने की जैसे ही एडीपी रिलीज होंगे तो इनको देख के और प्लेटलेट्स यहाँ पे आ जाएंगे, और प्लेटलेट्स यहाँ पे आ जाएंगे।
ये देखो, ये और प्लेटलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो प्लेटलेट्स आ गए हैं इससे अपन कहते हैं सेकेंडरी एग्रीगेशन। क्या कहते हैं? सेकेंडरी एग्रीगेशन। देखो एडेजन क्या था, एक छोटा सा डिफरेंस आप देखिएगा। एडेजन क्या था कि ये जो प्लेटलेट्स थे वो किससे अटैच हुए, जो आपके एंडोथेलियल सेल्स के वॉन विलिब्रेंट फैक्टर से उससे अटैच हुए, उससे अपन ने क्या कहा, एडेजन का। लेकिन और या फिर प्राइमरी एग्रीगेशन का। सेकेंडरी एग्रीगेशन क्या है कि ये जो और प्लेटलेट्स है वो इन्हीं प्लेटलेट्स से आके अटैच हो रहे हैं, बिकॉज क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स थे इन्होंने एडीपी रिलीज करा था। डिफरेंस क्लियर है? तो ये अपन कहे कि सेकेंडरी एग्रीगेशन होगा। और ये सब मिलके, ये पूरा का पूरा मिलके एक प्राइमरी प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग बना रहे हैं। प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग, या फिर कह दो कि एक प्राइमरी क्लॉट बना रहे हैं। हीमोस्टैटिक प्लग हीमोस्टेसिस में बनेगा तो थ्रोम्बोसिस के अंदर क्लॉट कह दो कि ये प्राइमरी क्लॉट बन रहा है। लेकिन अब ये जो प्राइमरी क्लॉट होता है ना बहुत ज़्यादा फ्रीएबल होता है, बहुत ज़्यादा फ्रीएबल होता है। इसलिए अपन देखें तो इसका स्टेबलाइजेशन करना ज़रूरी है, इसका स्टेबलाइजेशन करना ज़रूरी है। और इसका स्टेबलाइजेशन होता है वाया सर्टेन फैक्टर्स, जिसमें अपन कहेंगे कि इनका स्टेबलाइजेशन होता है एक तो फिब्रिन से, इसके अलावा अपन कहेंगे थ्रोम्बिन से, और इसके अलावा थ्रोम्बोजन A2 से, और थ्रोम्बोजन A2 से। अब देखो कि भाई फिब्रिन और थ्रोम्बिन या जो थ्रोम्बोजन A2 होगा वो क्या करेंगे, तो ये वापस से ब्लड वेसल, यहाँ पे अपन क्या है कि आपका मास का फॉर्मेशन हो गया। ये जो मास है ना उस पे एज अ थ्रेड अपन देखें तो बंध जाएगा, एज अ थ्रेड जो है वो फिब्रिन बंध जाएगा, जिसकी वजह से अपन देखेंगे जो प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग बना था या जो प्राइमरी क्लॉट बना था उसका स्टेबलाइजेशन होगा। ये जो फिब्रिन है वो धागे की तरह इससे बन जाएगा, जिसकी वजह से उसका स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। और ये जो मास अब बनेगा उसे अपन कहेंगे सेकेंडरी सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग। सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग, या तो इसे क्लॉट कह दो, या फिर अपन देखेंगे थ्रोम्बोसिस के केस में इसे ही अपन क्या कहेंगे, थ्रोम्बस कहेंगे। एक सॉलिड मास का फॉर्मेशन हो गया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई ये फिब्रिन, ये थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बोजन A2, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, तो भाई फिब्रिन कहाँ से आएगा, कोएगुलेशन कैस्केड से आएगा। समझ आया कि भाई कोएगुलेशन क्यों करना जरूरी है, क्योंकि जो प्राइमरी क्लॉट बना है उसे सेकेंडरी क्लॉट में कन्वर्ट करना है, उसका स्टेबलाइजेशन करना है, उसके लिए फिब्रिन चाहिए। और फिब्रिन अगर चाहिए तो बॉडी कहेगी कि ठीक है भाई मैं कोएगुलेशन कैस्केड चलाती हूँ। अब कोएगुलेशन कैस्केड में क्या होता है वो आप इधर देखेंगे फटाफट। देखिए कि कोएगुलेशन कैस्केड जो आप लास्ट ईयर फिजियो के अंदर भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा आपको कि है ना, प्लाज्मा फिब्रिनोजन जो है वो एक सॉलिड मास ऑफ फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट होगा। और अपने को पता है कोएगुलेशन सिस्टम दो तरीके के हो सकते हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है जो कि ब्लड के अंदर चलता है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है जो कि आपके टिश्यू के अंदर चलता है। कैसे चलेगा देखिए, भाई इंट्रिंसिक पाथवे में अपने को पता है फैक्टर 12 जो होता है वो अपन देखें एक्टिवेटेड फैक्टर 12 में कन्वर्ट होगा, जो कि फैक्टर 11 को एक्टिवेटेड फैक्टर 11 में कन्वर्ट करेगा, एक्टिवेटेड फैक्टर 11 फैक्टर 9 को एक्टिवेटेड फैक्टर 9 में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे कैल्शियम अपन देखें तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिर अपन देखें फैक्टर 8 कैल्शियम, और अपन देखें प्लेटलेट फैक्टर 3 के प्रेजेंस में फैक्टर 10 जो है एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये अपन देखें तो कॉमन पाथवे स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटेंसिव पाथवे में भी देखो टिश्यू डैमेज होगा तो कुछ टिश्यू फैक्टर, इसके अलावा अपन देखें कि फैक्टर 7 और कैल्शियम आयन जो है वो सीधा अपन देखें तो फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से फिर कॉमन पाथवे चलेगा, इंट्रिंसिक में भी ये चलेगा, एक्सटेंसिक में भी यही चलेगा कि फिर ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है वो अपन देखें तो फैक्टर 5 कैल्शियम आयन और प्लेटलेट फैक्टर 3 इनके प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो थ्रोम्बिन होता है ना वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई फिब्रिनोजन कहाँ से आया, तो फिब्रिनोजन आता है फिब्रिनोलिटिक सिस्टम से। कि जो प्लाज्मिनोजन होगा, प्लाज्मिनोजन जो है वो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स के प्रेजेंस में, जैसे कि यूरोकाइनेज वगैरह के प्रेजेंस में वो प्लाज्मिन में कन्वर्ट होगा। और प्लाज्मिन का फिर फिब्रिनोलाइसिस होता है जिससे वो फिब्रिनोजन में कन्वर्ट होता है। और ये फिब्रिनोजन के ऊपर अपन देखें तो थ्रोम्बिन आके एक्ट करता है जो कि फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। और अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, अभी अपन ने कहा कि भाई ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर अपन देखें तो मास का फॉर्मेशन हुआ था टू प्रिवेंट दी ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग अगर रुक गई यानी कि हीलिंग हो गई और अपन देखें कि ये वापस से जो है ना एंडोथेलियल लाइनिंग थी वो बन चुकी है, तो अब इस मास का रिमूवल करना जरूरी है, इस मास का रिमूवल करना जरूरी है हीमोस्टेसिस के अंदर। तो ये जो रिमूवल होता है ना वो फिर फिब्रिनोलिसिस से होता है। किससे होता है? फिब्रिनोलिसिस से होता है, जहां पे क्या होगा कि ये जो फिब्रिन के मोनोमर्स बने थे वो वापस अपन देखें तो फैक्टर 13 और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कि फिब्रिन का भी अपन देखें तो रेजोल्यूशन हो जाएगा जब हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी तब। इतना समझ आया? चलो, तो ये अपन ने बात करी एंडोथेलियल इंजरी की। एंडोथेलियल इंजरी की बात करी जो कि मैंने कहा कि हीमोस्टेसिस में भी होगा, तो वहीं अपन देखें कि थ्रोम्बोसिस में भी होगा। दोनों में डिफरेंस यही है कि हीमोस्टेसिस के अंदर एंडोथेलियल इंजरी होगी, ब्लीडिंग होगी, लेकिन जो थ्रोम्बोसिस होगा उसमें एंडोथेलियल डिस्ट्रप्शन होगा, ब्लीडिंग नहीं होगी, बाकी पूरा का पूरा मैकेनिज्म सेम चलेगा। लेकिन अब अपन बात करेंगे ऑल्टरेशन ऑफ ब्लड फ्लो की। वी विल बी टॉकिंग अबाउट
ऑल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्लो। सी दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अपन देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ थ्रोम्बोसिस कॉज कर सकता है, ये आपके हीमोस्टेसिस कॉज नहीं करता है। देखो होता क्या है, होता ये है, इस वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो जनरली क्या होता है कि एक नॉर्मल एक्सियल फ्लो या जो नॉर्मल लेमिनार फ्लो अपनी बॉडी के ब्लड का चल रहा होता है वो ऐसा चलता है कि जो सेंट्रल स्ट्रीम होती है ना, वहाँ पे अपन देखें तो आरबीसीज और इसके अलावा अपनी डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होती है, और इस सेंट्रल स्ट्रीम के जस्ट पास में अपन देखें तो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो पेरिफेरल जोन होता है, ये जो पेरिफेरल जोन है, यहाँ पे अपन देखें तो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का फ्लूइड होता है, तो वो प्रेजेंट होता है। और ये जो सेंट्रल स्ट्रीम होती है, यहाँ पे अपन देखें तो ब्लड फ्लो की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ब्लड फ्लो की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे अपन देखें कि सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जा रहे होते हैं तो ये जो स्पीड हो रही होती है वो कम हो जाती है, यानी कि यहाँ पे तो ब्लड क्या करेगा, सेंटर के अंदर तो बहुत फास्ट मूविंग होगा, तो वहीं जो पेरिफेरल साइड पे होगा वहाँ पे ब्लड अपन देखें तो स्लो मूविंग होगा। इतना समझ आया, ये नॉर्मल एक्सियल फ्लो अपनी बॉडी का है। लेकिन यही अगर अपन देखें कि कोई टर्बुलेंस आ जाए, क्या आ जाए, टर्बुलेंस आ जाए, या फिर अगर स्टेसिस हो जाए तो क्या होगा। देखो दोनों ही केस में फिर क्या होगा कि ये जो ब्लड फ्लो है, ये जो नॉर्मल ब्लड फ्लो अपन ने बोला, जहाँ पे अपन देखें कि सेंटर में अपने आरबीसी और इसके अलावा डब्ल्यूबीसी थे, ठीक है, और इसके जस्ट पास में अपन ने कहा कि प्लेटलेट्स थे, और ये अपन कह रहे हैं कि आपका प्लाज्मा वाला जोन था। ये नॉर्मल एक्सियल फ्लो है। लेकिन अगर टर्बुलेंस या फिर ब्लड का अगर स्टेसिस हो गया है तो ये जो प्लेटलेट्स अपन ने बोले, ये प्लेटलेट्स का मूवमेंट होने लगता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी, वो पेरिफेरल साइड पे जाने लगते हैं, प्लाज्मा जहाँ पे है वहाँ पे जाने लगते हैं। और ये जो सेंट्रल स्ट्रीम होती है ये भी हल्की हल्की अपन देखें तो पेरिफेरल साइड पे जाने लगती है। बट मेनली आपको याद रखना है कि प्लेटलेट्स जो है वो पेरिफेरी पे चल जाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर दिक्कतें होगी, उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होगा। अब देखो अपने को ये पता होना चाहिए कि टर्बुलेंस क्या होता है और स्टेसिस क्या होता है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। देखो टर्बुलेंस क्या होता है, तो वो अपन कह रहे हैं अनइक्वल ब्लड फ्लो। जैसे अपन नल खोलते हैं तो अगर अपन है ना बिल्कुल बहुत फास्ट अगर नल खोलते, पूरा का पूरा खोल देते तो पानी बहुत फास्ट बहता है, जिससे अपन क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो है। तो टर्बुलेंस के अंदर वही है कि अनइक्वल ब्लड फ्लो होता है। तो स्टेसिस के अंदर ब्लड की स्लोइंग हो रही है, यानी कि एक तरीके से ब्लड जो है वो रुक गया है, ब्लड फ्लो ही नहीं कर रहा, ब्लड रुक चुका है, स्टेसिस हो चुका है, स्लोइंग हो चुकी है। तो उसकी वजह से भी अपन देखें तो थ्रोम्बोसिस हो चुका है, यानी कि ना टर्बुलेंस के अंदर जरूरत से ज्यादा ही अनइक्वल फ्लो हो रहा है, तो स्टेसिस के अंदर ब्लड बिल्कुल रुक चुका है, फ्लो रुक चुका है। तो जो टर्बुलेंस होता है वो जनरली आर्ट्रियल और कार्डियक थ्रोम्बाई कॉज करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे कि आर्ट्रियल और कार्डियक थ्रोम्बाई कॉज करता है। तो वहीं जो स्टेसिस होता है वो जनरली वीनस थ्रोम्बाई कॉज करता है, ठीक है। अब अगर टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा तो एंडोथीलियल इंजरी हो सकती है। तो वहीं अगर अपन बात करें कि स्टेसिस जो है वहाँ पे कोएगुलेशन फैक्टर का एक्यूमुलेशन होने लगेगा। इसके अलावा कि यहाँ पे जो थ्रोम्बस बनेगा, टर्बुलेंस की वजह से जो थ्रोम्बस बनेगा उसमें प्लेटलेट्स ज़्यादा होंगे, क्या होंगे, उसमें प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। और ये जो थ्रोम्बस होगा उसका कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा। तो एक डिफरेंस तो तुम ये भी कह सकते हो कि आर्ट्रियल जो थ्रोम्बाई बनेगा उसके अंदर प्लेटलेट्स ज़्यादा होंगे और व्हाइट कलर का होगा। तो उन दोनों में भी डिफरेंसेस आप इस पॉइंट से बता सकते हो। तो वहीं जो अपन देखें कि स्टेसिस की वजह से जो थ्रोम्बस बनेगा उसके अंदर अपन देखें तो फिब्रिन होगा और साथ में वो आरबीसी रिच होगा। क्यों फिब्रिन है, क्योंकि कोएगुलेशन फैक्टर्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इतना पता चल रहा है। तो ये जो ना होगा वो रेड कलर का होगा थ्रोम्बस इन द केस ऑफ स्टेसिस, ठीक है। इतना समझ आया। चलो तो ये अपन ने बात कर ली अल्टरेशन ऑफ ब्लड फ्लो की भी। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे हाइपर कोएगुलेबिलिटी की। किसकी, हाइपर कोएगुलेबिलिटी। अब देखो हाइपर कोएगुलेबिलिटी में मैं क्या बता रहा हूँ कि हाइपर का मतलब ज़्यादा और कोएगुलेबिलिटी का मतलब है कोएगुलेशन ज़्यादा। खुद सोचो कि कोएगुलेशन कब ज़्यादा होगा। जनरली बॉडी में क्या होता है कि जो प्रो कोएगुलेंट फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो कोएगुलेशन को सपोर्ट करते हैं, और जो एंटी कोएगुलेंट फैक्टर्स होते हैं उनमें बैलेंस बना होता है बॉडी के अंदर नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर ये बैलेंस गड़बड़ हो जाए, यानी कि अगर अपन देखें कि प्रो कोएगुलेंट फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाए और एंटी कोएगुलेंट फैक्टर्स कम हो जाए, तो फिर क्या होगा, कोएगुलेशन ज़्यादा होगा, हाँ कि ना, कोएगुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। कोएगुलेशन अगर ज़्यादा होगा तो ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। तो इसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं, थ्रोम्बोफिलिया भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर क्लॉट बनने लगेंगे और वो जो क्लॉट है या जो सॉलिड मास है उसे अपन कहेंगे थ्रोम्बस, और इसी चीज़ को अपन थ्रोम्बोफिलिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, थ्रोम्बोफिलिया भी कह सकते हैं। मतलब थ्रोम्बस बनाने के लिए, फिलिया मतलब लव, थ्रोम्बस बनाने के लिए प्यार कर रहा है, यानी कि अपन देखें थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट कुड बी द कॉजेज ऑफ द थ्रोम्बोफिलिया। तो देखिए एक टेबल आप देखेंगे, इस टेबल में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, आपको याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब अपन हिमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपन थ्रोम्बोफिलिया के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि भाई ये जो थ्रोम्बोफिलिया है वो प्राइमरी फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, यानी कि कुछ इनहेरिटेड फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, तो कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स यानी कि लाइफ टाइम के दौरान जो एक्वायर्ड किए गए फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। प्राइमरी फैक्टर्स में क्या क्या आ सकता है, तो देखो बहुत सी चीज़ें लिखी हुई है, एंटीथ्रोम्बिन 3 की डेफिशिएंसी हो सकती है, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, इन सब की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो वहीं सेकेंडरी फैक्टर्स में अपन देखें तो ना कुछ रिस्क फैक्टर्स आ सकते हैं कि एज बहुत ज़्यादा हो
गई है, प्रोलॉन्ग्ड अगर बेड रेस्ट रह रहा है, प्रोलॉन्ग्ड अपन देखें कि इमोबिलाइजेशन, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह, या बहुत से कुछ क्लिनिकल कंडीशंस हो सकती है जैसे कि हार्ट डिजीज हो सकती है, वेस्कुलर डिजीज में एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, अभी इतनी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना प्राइमरी फैक्टर्स भी हो सकते हैं तो सेकेंडरी फैक्टर्स भी हो सकते हैं। प्राइमरी फैक्टर्स जो होंगे वो इनहेरिटेड होंगे तो सेकेंडरी फैक्टर्स एक्वायर्ड होंगे, बस। ठीक है, इतना समझ आया। चलो, ये अपन ने बात करी हाइपर कोएगुलेबिलिटी की, और यहाँ पे अपन ने थ्रोम्बोसिस की पैथोफिजियोलॉजी खत्म कर ली है। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे ये जो आपके थ्रोम्बस बन रहा है वो कहाँ कहाँ बन सकता है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि भाई थ्रोम्बस जो है वो या तो आपके ब्लड वेसल के अंदर बनेगा, यानी कि आपके आर्टरीज के अंदर, या फिर वेन्स के अंदर, या कैपिलरीज के अंदर, या फिर हार्ट में बनेगा। और इसी बिहाफ पे कई तरीके के थ्रोम्बाई भी होते हैं, या तो आर्टेरियल थ्रोम्बाई होगा, या वीनस थ्रोम्बाई होगा, या कैपिलरी थ्रोम्बाई होगा, या फिर कार्डियक थ्रोम्बाई होगा। ठीक है, अब देखो जो कार्डियक थ्रोम्बाई होता है ना उसमें वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं, और ये अपन ना जब सिस्टमिक पैथो पढ़ेंगे वहाँ पे अपन समझेंगे, यहाँ पे अभी नहीं समझेंगे। यहाँ पे मेन अपने को बात करनी है आर्टेरियल थ्रोम्बाई और वीनस थ्रोम्बाई के बीच में डिफरेंसेस की। आर्टेरियल थ्रोम्बाई एंड वीनस थ्रोम्बाई के बीच में डिफरेंसेस की एग्जाम में बहुत कॉमनली ये चीज़ पूछी जाती है कि इनके बीच में डिफरेंसेस बताओ। तो देखिए, इनके बीच में डिफरेंसेस की एक टेबल यहाँ पे दे रखी है, वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको ये टेबल रटनी ना पड़े, आपको समझ आ जाए चीज़ें। मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ पहले, ठीक है। ये देखिएगा, ये एक डायग्राम मैंने बना रखा है जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये अपना एक ऑर्गन है, और यहाँ पे अपन देखिए कि आर्टरीज है। आर्टरीज जो है वो अपने को पता है कि ब्लड ऑर्गन तक लेके आती है, और इसी ऑर्गन से फिर ब्लड ले जाने का काम कौन करती है? वेन्स करती है। ठीक है, अब देखो ये अपन कह रहे हैं कि ये आर्टेरियल साइड पे आर्टेरियल थ्रोम्बाई बन चुका है। अब आर्टेरियल थ्रोम्बाई जो होता है वो आप देखिए, क्या ये पूरा का पूरा ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है कि नहीं? ये इतनी जगह छूटी हुई है, ये सिर्फ इतना सा ऑब्स्ट्रक्शन ही कर रहा है। यानी कि जो आर्टेरियल थ्रोम्बाई होता है उसका ऑब्स्ट्रक्शन कैसा होगा? म्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यानी कि इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगा, पूरा का पूरा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करेगा। तो वहीं अगर आप देखोगे कि ये जो वीनस थ्रोम्बाई बना हुआ है ये पूरा का पूरा आप देखो कि ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, यहाँ से बिल्कुल भी ब्लड पास नहीं कर सकता। यानी कि जो वीनस थ्रोम्बाई होता है उसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो अक्कल्सिव ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यानी कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन अपने को देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे। दूसरा, आप देखिए कि ये जो आर्टेरियल थ्रोम्बाई जो मैंने बनाया है ये कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का है। व्हाइट या फिर पेल कलर का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा क्या होती है? प्लेटलेट्स होती है। अभी अपन ने ऊपर बोला कि आर्टेरियल थ्रोम्बाई जो होता है वो क्यों बनता है? क्योंकि ब्लड का टर्बुलेंस होगा जिसकी वजह से प्लेटलेट्स ज़्यादा होगी, और ये व्हाइट या पेल कलर का होगा। तो वहीं अगर अपन बात करें कि ये जो आप देखिए कि वीनस थ्रोम्बाई जो मैंने बनाया वो कौन से कलर का बनाया है? रेड कलर का बनाया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आरबीसी जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ये भी अपने को पता है। अब इसके अलावा एक और पॉइंट आप समझिएगा कि ये जो आर्टेरियल थ्रोम्बाई है इसमें देखो ये लाइन्स है इस तरीके का कि सपोज ये अपना थ्रोम्बाई है, यहाँ पे एक डार्क लाइन होगी, फिर अपन कहेंगे एक लाइट लाइन होगी, फिर वापस अपन देखेंगे एक डार्क लाइन होगी, फिर अपन देखेंगे कि एक लाइट लाइन होगी। ये जो लाइन्स होती है ना, लाइन्स ऑफ ज़हन कहा जाता है, लाइन्स ऑफ ज़हन कहा जाता है। और ये लाइन्स ऑफ ज़हन जो होती है वो आर्टेरियल थ्रोम्बाई में प्रेजेंट होती है, लेकिन वीनस थ्रोम्बाई के अंदर ये लाइन्स ऑफ ज़हन प्रेजेंट नहीं होती है। दीज आर एब्सेंट इन द केस ऑफ वीनस थ्रोम्बाई। तो लाइन्स ऑफ ज़हन अपन ने क्या बोला? अल्टरनेट अपन देखें तो पेल और डार्क लेयर्स है एक थ्रोम्बस के अंदर, जहाँ पे अपन देखें कि सपोज ये है, ऊपर अपन कह रहे हैं कि क्या है? एक डार्क लेयर है। सपोज ये अपन कह रहे हैं कि एक डार्क लेयर है। ये डार्क लेयर जो होती है वो किसकी होती है? प्लेटलेट और अपन कहेंगे फिब्रिन की होती है। ठीक है, और नीचे अपन देखें तो क्या होगी? एक लाइट लेयर होगी, और ये जो लाइट लेयर होती है वो किसकी होती है? आरबीसीज की होती है। और ये आर्टेरियल थ्रोम्बाई में होता है, वीनस थ्रोम्बाई में नहीं होता है। इसके अलावा आप देखो कि भाई अगर आर्टेरियल थ्रोम्बाई होगा तो खुद सोचो एक बार आप कि भाई ब्लड सप्लाई जो होगी वो टू द ऑर्गन कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। तो आर्टेरियल थ्रोम्बाई की वजह से ऑर्गन के अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलनी चाहिए? इश्कीमिया देखने को मिलना चाहिए, और इश्कीमिया की वजह से फिर अपन देखें तो क्या हो जाएगा? इन्फार्क्शन देखने को मिलेगा। इतना समझ आया। लेकिन यही अगर अपन देखें कि वीनस थ्रोम्बाई है तो ये जो ब्लड है वो अपन देखें तो निकल नहीं पाएगा, तो ब्लड जो है वो इसी ऑर्गन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, और एक्यूमुलेट अगर हो जाएगा तो इसकी वजह से इडेमा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इडेमा देखने को मिलेगा। और साथ में अपन देखें तो वीनस थ्रोम्बाई की वजह से थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा? थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी देखने को मिलता है। तो ये मैंने आपको डायग्राम से बताया, ठीक है। हर एक चीज़ मैंने बता दी आपको। अगर ये डायग्राम याद है तो भी आपको सारी चीज़ें, सारे डिफरेंसेस याद आ जाएंगे। एक दफ़ा फिर भी ये टेबल देख लो ताकि आपको याद रहे चीज़ें। देखिए कि अपन ने क्या कहा कि भाई आर्टेरियल थ्रोम्बाई क्यों बन रहा है? क्योंकि वो बन रहा है आपके रैपिडली फ्लोइंग ब्लड के अंदर। तो वीनस थ्रोम्बाई जो होता है वो स्लो मूविंग ब्लड के अंदर बनता है। आर्टेरियल थ्रोम्बाई अपने को एओर्टा के अंदर, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, सेरिब्रल आर्टरीज के अंदर, फीमोरल, इलियक, रीनल आर्टरीज वगैरह के अंदर देखने को मिलता है। तो वहीं जो वीनस थ्रोम्बाई होता है वो मोर कॉमन होता है सुपरफिशियल वेरिकोज वेन के अंदर, डीप लेग वेन्स के अंदर, पॉप्लिटियल एंड फीमोरल और इलियक वेन्स वगैरह के अंदर। ठीक है, अब देखो कि आर्टेरियल थ्रोम्बाई जो है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड फ्लो का टर्बुलेंस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है। तो वहीं अपन देखें कि वीनस थ्रोम्बाई के अंदर ब्लड की स्टेसिस अपने को देखने को मिल रही है। फिर अपन ने कहा कि आर्टेरियल थ्रोम्बाई जो होता है वो जनरली कैसा होता है? म्यूरल होता है, यानी कि कंप्लीट ना वो ब्लॉकेज नहीं कर रहा होता है। इट इज नॉट ऑक्लूडिंग द ल्यूमेन कंप्लीटली। लेकिन वहीं जो वीनस थ्रोम्बाई होता है वो अकल्सिव होता है, मतलब पूरा का पूरा अपन देखें तो ब्लॉकेज कर रहा होता है। तो वहीं अपन ने कहा कि जो आर्टेरियल थ्रोम्बाई होती है उसका कलर कैसा होगा? ग्रेइश व्हाइट कलर का होगा, और इसके अंदर लाइंस ऑफ ज़हन जो होती है वो देखने को मिलती है।
वहीं अगर अपन बात करें कि जो वीनस थ्रोम्बाई होता है वो रेड ब्लू कलर का होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आरबीसी ज़्यादा होते हैं, तो आर्टेरियल थ्रोम्बाई के अंदर प्लेटलेट्स ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये अपन देखें कि कैसे कलर का होगा, रेड ब्लू कलर का होगा, और इसके अंदर लाइन्स ऑफ ज़हन नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इफेक्ट्स क्या होंगे, तो आर्टेरियल थ्रोम्बाई की वजह से इश्कीमिया देखने को मिलेगा, तो वीनस थ्रोम्बाई की वजह से इडीमा और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म देखने को मिलेगा। ये टेबल के बाद अपन अब बात करते हैं कि ये एक आप डायग्राम देख सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी का डायग्राम है, जहाँ पे अपन देख रहे हैं कि आर्टरी के अंदर जो थ्रोम्बस बनेगा, यानी कि आर्टरियल थ्रोम्बाइस के अंदर दिखा रखा है। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये लाइन्स ऑफ ज़हान आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? लाइन्स ऑफ ज़हान देखने को मिलेगी, और ये थ्रोम्बस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है, और ये आर्टरियल वॉल दिखेगी। मेन चीज़ मेरे को आपको दिखानी थी कि यहाँ पे लाइन्स ऑफ ज़हन देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो लाइन्स ऑफ ज़हन अपन बोल रहे हैं बार बार, लाइन्स ऑफ ज़हन अपन बोल रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज़ एक्चुअली दिस सिग्निफिकेंस? तो देखो, इसका सबसे मेन जो सिग्निफिकेंस या सबसे मेन जो अपन देखें कि यूज़ है लाइन्स ऑफ ज़हन का, वो ये है कि ये एंटीमॉर्टम थ्रोम्बस और पोस्टमॉर्टम क्लॉट्स के बीच में डिफरेंशिएट करने में काम में आता है। अब देखिए, अगर अपन बात करें एंटीमॉर्टम थ्रोम्बस और पोस्टमॉर्टम क्लॉट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, अगर अपन इसकी बात करें तो देखिए वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, या नेक्स्ट ईयर जब आप फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ेंगे वहाँ पे ये चीज़ बहुत काम आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये टेबल देखिएगा आप, जहाँ पे एंटीमॉर्टम थ्रोम्बाई लिखा हुआ है, यहाँ पे पोस्टमॉर्टम क्लॉट लिखा हुआ है। अगर आप ग्रॉस फीचर्स देखेंगे तो एंटीमॉर्टम थ्रोम्बाई जो होता है वो ड्राई, ग्रैन्युलर, फर्म और फ्राइबल होता है, तो पोस्टमॉर्टम क्लॉट्स जो होते हैं वो जिलेटिनस, सॉफ्ट और रबड़ी होते हैं। और वेसल वॉल के रिस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो एंटीमॉर्टम थ्रोम्बाई जो होता है, एंटीमॉर्टम का मतलब क्या है, जो डेथ से पहले बन गया, और पोस्टमॉर्टम क्या है, जो कि आफ्टर डेथ बना है, डेथ के बाद में अपने को जो चीज़ देखने को मिल रही है उसे अपन पोस्टमॉर्टम कह रहे हैं। तो वेसल वॉल के रिस्पेक्ट में अगर अपन देखें तो जो एंटीमॉर्टम थ्रोम्बाई होता है वो वेसल वॉल से एडहेरेंट होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है। तो वहीं जो पोस्टमॉर्टम क्लॉट होते हैं वो वेसल वॉल से वीकली अटैच्ड होते हैं। जो शेप होगा वो एंटीमॉर्टम थ्रोम्बाई का अपन कह सकते हैं कि इट मे और मे नॉट फिट देयर वेस्कुलर कॉन्टर्स। तो वहीं अगर अपन बात करें पोस्टमॉर्टम क्लॉट्स के शेप की बात करें तो ये वेसल के ही शेप को ले लेते हैं। ठीक है, या फिर अपन देखें कि बाइफर्केशन इनका हो जाता है। अब सबसे मेन जो पॉइंट, जो एक ही पॉइंट है जो मैं आपको चाहूँगा कि आप अभी के लिए याद रखो, वो ये है कि एंटीमॉर्टम थ्रोम्बाई जो होता है इसके अंदर लाइन्स ऑफ ज़हन देखने को मिलती है। तो वहीं जो पोस्टमॉर्टम क्लॉट्स होते हैं उनके अंदर लाइन्स ऑफ ज़हन नहीं देखने को मिलती, बल्कि इसका जो सरफेस होता है वो चिकन फैट येलो होता है, जिसमें अपन देखिए विच कवर्स द अंडरलाइंग रेड करंट जेली, जो कि अंडरलाइंग रेड करंट जेली को कवर करके रखता है। अपीयरेंस कैसा होगा? चिकन फैट येलो अपीयरेंस होगा, और यहाँ पे लाइन्स ऑफ ज़हन देखने को मिलेगी। इतना सा आपको बस याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे फेट ऑफ थ्रोम्बस की। अपन ने थ्रोम्बाई बना तो लिया, लेकिन अब उसका फेट क्या है, होगा क्या उसका? तो चार पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल सकती है। एक तो रेजोल्यूशन हो सकता है, एक अपन देखें तो इसका ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, तीसरा अपन कह रहे हैं प्रोपगेशन हो सकता है, तो फोर्थ वन अपन देखें तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो चार में से एक चीज़ अपन देखें तो थ्रोम्बाई के केस में होगी। यहाँ पे आप डायग्राम देखिएगा, ये देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें रेजोल्यूशन की, तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो थ्रोम्बस बना है उसका कंप्लीट डिसोल्यूशन हो जाए, और इसका कंप्लीट डिसोल्यूशन होगा कैसे? फिब्रिनोलिटिक सिस्टम से होगा। तो वहीं अगर अपन बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि जो थ्रोम्बस बना है उसका रिप्लेसमेंट होगा ग्रेन्युलेशन टिश्यू से, कि भैया आपका थ्रोम्बस बना हुआ है और इसका रिप्लेसमेंट हो जाए ग्रेन्युलेशन टिश्यू से, यानी कि यहाँ पे अपन देखें कि हीलिंग हो जाए और ग्रेन्युलेशन टिश्यू आ जाए। अब ये अगर रिप्लेसमेंट होगा तो उससे दो चीज़ें हो सकती है, एक तो अपन देखिए कि कंप्लीट ऑकल्सन हो जाए या फिर रीकैनलाइजेशन हो जाए। अगर कंप्लीट ऑकल्सन होगा तो उसकी वजह से इश्कीमिया या फिर इन्फार्क्शन देखने को मिल सकता है, और रीकैनलाइजेशन का मतलब ये है कि नए वेस्कुलर चैनल्स का फिर फॉर्मेशन हो सकता है विद इन द थ्रोम्बस। तो दो पॉसिबिलिटी है इन द केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि भाई ग्रेन्युलेशन टिश्यू से रिप्लेस हो गया, रिप्लेस होने के बाद में अगर कंप्लीट ना ऑकल्सन कर रहा है तो उसकी वजह से इश्कीमिया हो सकता है, और इश्कीमिया से फिर अपन देखें तो इन्फार्क्शन हो सकता है। तो या फिर हो सकता है कि थ्रोम्बस के अंदर ही कुछ नए वेस्कुलर चैनल्स का फॉर्मेशन हो जाए, जिसे अपन क्या कहेंगे? रीकैनलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, अब तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो है प्रोपगेशन की। प्रोपगेशन के अंदर क्या है कि जो थ्रोम्बस है उसका साइज बढ़ जाएगा, इसे अपन क्या कहते हैं? प्रोपगेशन। तो एक आता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में क्या होगा कि जो थ्रोम्बस होगा ना वो क्या करेगा? वेसल वॉल से डिटैच कर जाएगा। जैसे ये वेसल वॉल थी, यहाँ पे थ्रोम्बस बना हुआ था, तो ये इससे डिटैच कर जाएगा, और डिटैच करके फिर वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज हो जाएगा एज दी एम्बोलाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन एम्बोलिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि ये जो थ्रोम्बस है वो ब्लड वेसल वॉल से डिटैच करके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर जाएगा, फिर रिलीज होने के बाद में ये इल इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करेगा, जिसे अपन क्या कहेंगे? थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कहेंगे। तो अगर देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट नोट लिखिए आप फेट ऑफ थ्रोम्बस के ऊपर, तो आप क्या लिख के आएंगे? आप ये डायग्राम्स बना के आएंगे, और साथ में आप इतने से जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले वो आप लिख के आएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पूरा थ्रोम्बोसिस एक्सप्लेन किया। अब सवाल उठता है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया
तो फिर आप आंसर कैसे लिख के आएंगे? तो मैं पूरा लेक्चर आपको समराइज़ कर देता हूँ कि अपन ने क्या-क्या पढ़ा आज के लेक्चर में। ये देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अपन ने बात करी थ्रोम्बोसिस की, इसके बाद अपन ने देखा कि हीमोस्टेसिस और थ्रोम्बोसिस जो है, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। यहाँ पे मेन डिफरेंस अपन ने यही कहा कि हीमोस्टेसिस जो है वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, थ्रोम्बोसिस जो है वो एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। हीमोस्टेसिस कब होगा? जब ब्लीडिंग होगी और उसको रोकना होगा। तो थ्रोम्बोसिस जो होता है वो इंटेक्ट ब्लड वेसल के अंदर होता है। फिर अपन ने बहुत से डिफरेंसेस देखे। फिर अपन ने पैथोफिजियोलॉजी की बात करी, जहाँ पे अपन ने कहा कि अगर अपने को पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन करनी है थ्रोम्बोसिस की, तो वो वर्चुअस ट्रायड से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें 3 चीज़ें आती है। एक तो एंडोथेलियल इंजरी और डिसफंक्शन, एक अल्टर्ड ब्लड फ्लो और एक हाइपर कोएगुलेबिलिटी। ठीक है, फिर अपन ने इन तीनों पॉइंट्स को ही एक्सप्लेन किया कि एंडोथेलियल इंजरी के अंदर क्या होगा। फिर उसके अंदर अपन ने प्लेटलेट्स के रोल की बात करी, जहाँ पे अपन ने प्लेटलेट एडेशन की बात करी, प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन की बात करी, और फिर अपन ने प्लेटलेट एग्रीगेशन की बात करी। तो इसी के साथ में अपन ने कोएगुलेशन सिस्टम के रोल की भी बात करी, जहाँ पे अपन ने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में जाना। और उसके बाद अपन ने बात करी अल्टरेशन ऑफ ब्लड फ्लो की, जिसमें अपन ने ये कहा कि नॉर्मल एक्सियल फ्लो के अंदर क्या होता है कि सेंटर के अंदर आरबीसी और अपन देखें कि डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं, उसके पास में प्लेटलेट्स होते हैं और पेरिफेरल साइड पे प्लाज्मा होता है। लेकिन अगर टर्बुलेंस या फिर स्टेसिस होगा तो फिर जो प्लेटलेट्स होंगे वो पेरिफेरी पे जाने लगेंगे और एंडोथेलियम से इंटरेक्ट करने लगेंगे, जिसकी वजह से अपन देखें तो थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ठीक है, फिर अपन ने हाइपर कोएगुलेबिलिटी की बात करी, जिससे अपन ने कहा कि इसे थ्रोम्बोफिलिया भी कहा जाता है, और इसके कॉजेस की बात करी। फिर अपन ने कहा कि जो थ्रोम्बाई है वो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर बन सकता है, यानी कि आर्टरीज के अंदर बन सकता है, वेन्स के अंदर बन सकता है, तो कैपिलरीज में बन सकता है, तो हार्ट में भी बन सकता है। अगर आर्टरीज में बन रहा है तो उसे आर्टेरियल थ्रोम्बाई कहेंगे, वेन्स में बन रहा है तो वीनस, और अगर कैपिलरीज में बन रहा है तो कैपिलरी, और हार्ट के अंदर बन रहा है तो कार्डिक थ्रोम्बाई बन रहा है। फिर अपन ने आर्टेरियल थ्रोम्बाई और वीनस थ्रोम्बाई के बीच में डिफरेंसेस की बात करी, और फिर मैंने आपको लाइन्स ऑफ ज़हान का एक पॉइंट बताया, और उसका सिग्निफिकेंस क्या? उसका सिग्निफिकेंस है एंटीमॉर्टम थ्रोम्बस और पोस्टमॉर्टम क्लॉट के बीच में डिफरेंशिएट करने का एक डिफरेंस पॉइंट है, जहाँ पे एंटीमॉर्टम थ्रोम्बस के अंदर तो लाइन्स ऑफ ज़हन प्रेजेंट होगी, तो पोस्टमॉर्टम क्लॉट का सर्फेस जो होगा वो चिकन फैट येलो होगा, जो कि अंडरलाइंग रेड करंट जेली को कवर कर रहा होगा। फिर फेट ऑफ थ्रोम्बस की अपन ने बात करी, जहाँ पे अपन ने रेजोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोपगेशन एंड थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की बात करी। सो गाइस, दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसी फॉर्मेट के अंदर आंसर लिख के आएंगे। सो इफ यू फाउंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।